डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपसे एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही रेलेवेंट भी है और हमारी इच्छा है कि हमारे जो भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो इन चीज़ों के बारे में थोड़े डिटेल में, थोड़े संक्षेप में और थोड़े सिंपल शब्दों में उसको जान सकें। ये जो टॉपिक है उसका नाम है DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है इंडिया स्टैक 1.0 और दूसरा है इंडिया स्टैक 2.0। पहले हम इंडिया स्टैक 1.0 की चर्चा करेंगे, फिर हम इंडिया स्टैक 2.0 पर आएंगे। ये है क्या, इंडिया स्टैक 1.0 क्या है और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? पहले हम समझते हैं कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। जो भी चीज़ें, चाहे सड़क हैं, चाहे हाईवे है या पोर्ट है, रेलवे है, बिजली की व्यवस्था है, जो सरकार बनाती है और जिसको उसके पब्लिक उसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बताने के पहले मैं चाहूँगा कि कुछ डिटेल बताऊँ, कुछ इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे ले जाऊँ, जिससे कि ज़्यादा हमारा जो ये डायलॉग है, हमारा आपसे संवाद है, थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन सके। तो हम जानना चाहेंगे भारत के प्राचीन इतिहास पे, आज से 5000 साल पहले, जब हमने हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा सभ्यता में हम थे और वहाँ पर हमने पाया, अपने इतिहास की किताबों में पढ़ा कि वहाँ पे एक जो शहर था मोहनजोदाड़ो बना हुआ, वो एक ग्रिड आयरन पैटर्न पे बना हुआ था। दूसरा हमने ये भी सुना, पढ़ा उसमें कि वहाँ पे एक पब्लिक स्नानागार था, जहाँ पे सारे लोग जाकर के स्नान करते थे। और तीसरा एक और भी आया है, कंटेक्स्ट वो आया है कि लोथल, वहाँ एक डॉकयार्ड था जहाँ पे ट्रेड वगैरह हुआ करता था। तो ये जो सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं, जो कि वहाँ की सरकार, जो भी सरकार रही होगी उस समय की, उन्होंने बनाया होगा और इसको पब्लिक यूज़ करते हैं, इसलिए इसको पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। नाउ लेट अस कम टू द मॉडर्न वर्ल्ड। आज के समय में 1850 एक समय लेना चाहूँगा, वर्ष, जिस वर्ष में और कंटेक्स्ट में लेना चाहूँगा अमेरिका का। वो समय था जिस समय अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था। अमेरिका में सरकार ने डिसाइड किया कि हमें पूरा ईस्ट से वेस्ट एंड नॉर्थ से साउथ हमें सड़कों का जाल और रेलवे का जाल बिछा देना है। उसी में एक जेंटलमैन जो उस समय के अडानी हो सकते हैं, आज जैसे भारत के अडानी हैं, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया है, उस समय उन्होंने भी काम किया और 3-4 सालों में वो विश्व के, अमेरिका के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति बन गए थे। और उन्होंने अपने पैसों से उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। उस व्यक्ति का नाम था हेनरी स्टैनफोर्ड और उस यूनिवर्सिटी का आज नाम है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि आज विश्व में सबसे अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। नाउ कमिंग बैक टू 1850 से हम 1950 पे आते हैं, जब देश आज़ाद हुआ और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे देश के नेताओं ने डिसाइड किया कि हमारे यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। वी वेंट फॉर रोड, रेलवे, वी वेंट फॉर डैम्स, जो कि पावर की आवश्यकता थी। हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया, हमने दामोदर वैली कॉरपोरेशन की भी स्थापना की, हमने सड़कों को बनाया, हम काम कर रहे थे। और उस समय जो लोग इसको कर रहे थे, वो वैसे टेक्निकल आदमी को हम लोग सिविल इंजीनियर कहते हैं, और उस समय जो सिविल इंजीनियर की बहुत डिमांड थी और लोग काम कर रहे थे। 1950 से कम टू 2000, 2000 साल, 2000, हम पाते हैं कि इस समय इंटरनेट, इस समय कंप्यूटर, इस समय सॉफ्टवेयर, एक नई विधा आई जो काम कर रही थी, नई चीज़ फैला रही थी। उस समय तक गूगल जैसा की कंपनी का जन्म हो चुका था। वो भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ही दो स्टूडेंट थे, जिनका नाम एक का सर्जेई बीन था, दूसरे का लैरी पेज था। दे वर क्वाइट यंग एंड दे वर ट्राइंग टू डू समथिंग कि, और उन्होंने हाइपरलूप की कल्पना की, उन्होंने कंप्यूटर की कल्पना की, और वो बढ़ते बढ़ते 2000 में एक अलग तरह की व्यवस्था हो चुकी थी। भारत में भी लोग कोशिश कर रहे थे चीज़ों को जानने समझने के लिए। जब ये अपने उफान पे जा रहा था, अब हम बात करते हैं ईयर 2010 या 2009, जहाँ से एक
मेजर चेंज आया। उस समय भारत की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में इन्फोसिस को जाना जाता था और इन्फोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकनी, ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट वी कैन से ब्रिलियंट माइंड ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उन्होंने भारत सरकार को या भारत सरकार ने उनको, दोनों ने मिलकर के डिसाइड किया कि हम भारत में कुछ एक ऐसी संरचना डेवलप करें जो कि भारत के हित के लिए हो। उसको नाम दिया गया DPI, दैट इज़ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एक कॉरपोरेशन की स्थापना की गई UIDAI और उसका चेयरमैन उनको बनाया गया और उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। जो पहला काम उन्होंने शुरू किया वो था कि हम भारत के जो 120 करोड़ लोग होंगे उस समय, आज 144 करोड़ लोग हैं, हम सबकी एक डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करें। वो सबसे ज़रूरी था। फिंगरप्रिंट और आइरिस के थ्रू हमने उनके आइडेंटिटी को लिया, हमने बेंगलोर में डेटा सेंटर बिठाया। ये काम शुरू में लग रहा था कि बहुत बड़ा काम होगा, लेकिन एक अच्छे प्रयास से, एक अच्छे ब्लूप्रिंट से और लोगों के योगदान से वो चीज़ ऑलमोस्ट पूरा हुआ और भारत के इतने लोगों का हम डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करने में सफल हुए। दूसरा, उसके बाद हुआ कि जो भी डेटा है, सरकारी डेटा, सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, उसके लिए भी हम एक ऐसा सरकारी एक स्पेस क्रिएट करें। तो हमने उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर भी हम लाए और डिजी लॉकर की भी हमने उसको ईजाद किया और वहाँ से डेटा सबका इकट्ठा होने लगा। और इसमें तीसरा जो सबसे मेजर फ्लिप आया वो आया 2016 में, जब लोगों ने UPI, जो आज बहुत बड़ा हिट है, सब लोग उसके बारे में जानते हैं, बात करते हैं, इसको हम पेमेंट गेटवे कह सकते हैं, एक पेमेंट हाईवे कह सकते हैं भारत का, वो क्रिएट कर दिया गया और उन तीनों को कनेक्ट कर दिया गया और इन तीनों को मिला करके इसका नाम दिया गया इंडिया स्टैक नाम दिया गया। हर एक व्यक्ति की आइडेंटिटी जोड़ दी गई, हर एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट खुल गया, उसको जोड़ दिया गया, हर एक व्यक्ति के बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो जोड़ दिए गए और इन सबों के जोड़े जाने से पब्लिक के लिए बहुत आसान हो गया कि अब उसको कल को लोन लेना हुआ, सरकार की सब्सिडी आनी हुई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होने लगा उनके अकाउंट में। किसी भी उनको थर्ड व्यक्ति के पास जा कर के पैसे नहीं लेने हैं, कैश नहीं लेना है, उनके अकाउंट में उनका पैसा जाना है। ये एक इसको हम साइलेंट रिवॉल्यूशन कह सकते हैं विच हैपेंड इन इंडिया इन 2000 से 2025 वाले काल में। जो रिवॉल्यूशन वर्ल्ड देखता रह गया कि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री हाउ इट वेंट अहेड और हम वहाँ पे आगे बढ़ गए। ये कोरोना का काल था। कोरोना के काल में हमने 140 करोड़ लोगों को हमें वैक्सीन देना था और हमने इमीडिएटली वो जलवा था वो हमने दिखा दिया। एक एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन हो रहा है, उसके रिकॉर्ड्स इकट्ठा हो रहे हैं और उनके सर्टिफिकेट्स क्रिएट हो रहे हैं। ये अपने आप में विश्व का कोई भी कंट्री वैसा नहीं कर पाया था जो हमने कर दिखाया। आज आप अफ्रीका की बात छोड़ दीजिए और अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, दे आर ऑल्सो इन ऑ स्ट्रक सीइंग दिस कि इंडिया कर क्या रहा है। हमने वो कर दिखाया। नाउ अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट रिवॉल्यूशन, 2020 के बाद 2021 और 22 में हमने पाया कि एक नया जीव जंतु, एक नया प्राणी, एक नया रिवॉल्यूशन जन्म ले चुका है जिसका नाम है AI। AI जब जन्म ले चुका है तो वही हमारे सरकार ने, वही हमारे नीति नियंताओं ने, वही हमारे एग्जीक्यूटर्स ने, वही हमारे नंदन नीलेकनी ने या उनकी टीम ने सोचा कि हम अब इसको कैसे लीवरेज कर सकते हैं। तो हमने जो लेयर हमने क्रिएट किया था, 3 लेयर हमने क्रिएट किया था। आइडेंटिटी लेयर क्रिएट किया था आधार के द्वारा, हमने डेटा लेयर क्रिएट किया था, हमने उसके ऊपर पेमेंट लेयर क्रिएट किया था, हमने उसके ऊपर एप्लीकेशन लेयर क्रिएट किया था बाद में। जो ये सब एप्लीकेशन हम जानते हैं कि आज पॉलिसी बाज़ार या एको से हम इंश्योरेंस ले सकते हैं, आज ज़ेरोधा में हम अकाउंट खोल करके हम एक एक चीज़ हमारा उसमें हो जा सकता है, कैशलेस, पेपरलेस, एवरीथिंग वी कुड डू। इन चारों लेयर के ऊपर वी आर नाउ एडिंग वन मोर लेयर एंड दैट लेयर इज कॉल्ड इंटेलिजेंस लेयर। ये जो 5वां लेयर है इंटेलिजेंस लेयर का,
नाउ दिस 5 मिला करके जो बनाता है उसको हमने नाम दिया है इंडिया स्टैक 2.0। और ये जो चीज़ है, अभी तक हम डिजिटल ट्रांजैक्शन में थे, अब हम डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं इंडिया स्टैक 2.0 में। और ये डिजिटल इकोसिस्टम के द्वारा हम किसी भी सेक्टर में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्किलिंग हो, हम एक क्रांति लाने जा रहे हैं। सर्टेनली वी आर गोइंग टू ब्रिंग। कल को अब एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर का एक किसान है, एक किसान के पास आज क्या है? उसका आधार है। एक किसान के पास क्या है? उसका जनधन अकाउंट है। एक किसान के पास क्या है? उसके सारे रिकॉर्ड्स, सरकार के रिकॉर्ड्स, सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। आज किसान को कुछ भी पैसा देना होता है, अभी तक हम दे रहे थे, डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रहे थे। अब आगे हम क्या करेंगे? अगले चरण में 2.0 में उसमें भी जो हम इंडिया स्टैक 2.0 की बात कर रहे हैं, वहाँ भी हमारे पास 3 है। पहला, दैट इज कॉल्ड डिजिटल रजिस्ट्री, जो हमको क्रिएट करना है। बताएंगे उसके बारे में कि डिजिटल रजिस्ट्री क्या है। दूसरा, टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स, हमारे पास जितने एसेट्स हैं उसको डिजिटाइज करना है। और तीसरा, प्रोग्रामेबल एप्लीकेशंस। नाउ कमिंग टू फर्स्ट थिंग, वो क्या है हमारे पास? डिजिटल रजिस्ट्री। इसको ठीक से समझें, छोटी सी भाषा में समझें कि अभी तक 1.0 में हमने आइडेंटिटी को डिजिटाइज किया था, हमने उनके बेसिक रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया था, हमने पेमेंट गेटवे को डिजिटाइज किया था। इस व्यवस्था में हम उनके लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने जा रहे हैं। कौन सी फसल वो बोने जा रहे हैं उसको डिजिटाइज करने जा रहे हैं। कौन सा फर्टिलाइज़र वो उसमें यूज कर रहे हैं वो डिजिटाइज करने जा रहे हैं। अगर कोई वेदर स्टॉर्म होता है, कितनी फसल बर्बाद होती है, किस किसान की कितनी फसल बर्बाद हो रही है और उसका कितना उनको मुआवजा मिलना चाहिए, वो सब हम ऑटोमेटिकली जान जाएंगे और उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। उसके लिए हमको कोई भी ये नहीं फ़ोटो खींच करके हमको उनको देना है, जाकर कहीं लाइन लगानी है। एवरीथिंग विल बी इंटरऑपरेबल, एक दूसरे से सब सारी चीज़ें मैच हो रही हैं। आप स्टूडेंट की बात उठा लें, छोटी सी बात में मैं ख़त्म करूँगा उसको, ज़्यादा डिटेल में फिर बाद में जाएंगे। एक स्टूडेंट आज क्या करता है, वो जीमेल से भेजता है अपने रिज्यूम को, कहीं अपने सर्टिफिकेट्स को भेजता है कि मैंने बीटेक किया है, मैंने गूगल का ये कोर्स किया है, वो कोर्स किया है। फिर एचआर उसको देखता है, देख करके वो डिस्कस करता है, इंटरव्यू लेता है। ऐसी व्यवस्था आ जाएगी इस सेक्टर में कि एक व्यक्ति ने अगर गूगल का, कोर्सेरा का, IBM का, किसी का भी सर्टिफिकेशन लिया है, ऑटोमेटिकली दैट वुड बी accessible to the HR executive of the any company who wants to employ somebody। कोई भी आपने बीटेक का लिया है, किसी भी यूनिवर्सिटी से लिया है, वो दैट डेटा ऑल्सो कैन बी फेच्ड। आपने कोई ट्रेनिंग कहीं से ली है, कोई कहीं पे इंटर्नशिप किया है, कोई कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस है, सारे यूनिवर्सिटी का, सारा कंपनी का सारा डेटा दैट विल बी फेच्ड एंड HR पर्सन वुड बी एबल टू नो कि ये व्यक्ति फिट कहाँ बैठता है, हमको किस व्यक्ति को टारगेट करना है, किनको जॉब में लेना है, क्या लेना है। द वे द थिंग्स आर चेंजिंग। आप एक और एग्जाम्पल देकर के मैं ख़त्म करूँगा। MSME लोन्स की बात करते हैं। आज एक MSME लोन में हमें क्या हो रहा है, जब हम लोन देने की बात करते हैं, हम कंपनी से कहते हैं डायरेक्टर का KYC दो, पार्टनर्स दो, लोकेशन बताओ, जगह का फोटोग्राफ खींच करके दो। चौथा, आपने जो कंपनी फॉर्म की हुई है उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दो, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल दो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दो, बैंक का सब डिटेल्स दो, और सबको मैं देखूंगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा, देन आई विल डिसाइड कि आपको कितना लोन मिलना चाहिए या लोन नहीं मिलना चाहिए, जो MSME लोन। ये जो व्यवस्था भी जो आएगी उसमें केवल कंपनी का नाम एंड 1 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में, 2 घंटे में सब पता हो जाएगा कि आपको कितना लोन मिलना है। एक और व्यवस्था है, उस केवल MSME लोन प्रक्रिया को सिंप्लीफाई करने में भारत सरकार को एक डेटा के अनुसार $600 to $700 बिलियन वुड बी सेव्ड, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा पैसा होता है। एक और बता करके मैं रुकूंगा उसमें। सेकंड व्यवस्था जो उन्होंने की है इंडिया स्टैक 2.0 में, दैट इज कॉल्ड टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स। इंग्लिश में समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली है क्या टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स। वो इसलिए है, आज मेरा घर है, मेरे घर की कीमत 50 लाख रुपए है।
हमें लोन लेना है तो मैं बैंक वालों के पास जाता हूँ, मेरे घर के पेपर ले लो, मुझे 20 लाख रुपए लोन दे दो। वो हमारा पेपर देखता है, वेरीफाई करता है, आता है, फोटोग्राफ खींचता है, जा कर के बैंक में 1 महीना का टाइम लगता है, जा कर के देन वो हमारा अप्रूव करके हमें डीडी पकड़ा देता है। जब अगर हमारा नाम ये है, हमारा आइडेंटिटी ये है, हमारा पैन नंबर ये है, हमारा सारा जो एसेट्स होगा वो भी टोकनाइज्ड फॉर्म में, टोकन फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होगा, कि हमारे उसी एसेट्स को वहीं से वो मॉर्टगेज कर लेगा, पार्ट मॉर्टगेज कर लेगा, और मॉर्टगेज करके वो हमें उतना लोन डिसबर्स कर देगा, मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए आ जाएंगे। तो जस्ट इमेजिन, हमारे पास म्यूचुअल फंड है, हमारे पास स्टॉक हैं, कुछ भी है, दैट ऑल विल बी कैलकुलेटेड, और हमारी लोनेबिलिटी हमारा जो है निकाल करके हमें पैसे मिल जाएंगे। दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीट गेम चेंजर। और सबसे खुशी की बात है, मैं इसका लास्ट पैराग्राफ में बताना चाहूँगा, इसका जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या होगा। इंडिया एज ए कंट्री इज ए लीडर इन दिस थिंग, और द वे वी आर growing fast, we are not only the voice of the south, we will become the voice of the north as well. जर्मनी है, फ्रांस है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, दे आर सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम अस, कृपया हमारे कंट्री में भी आप लागू कर दीजिए। तो इट विल बी अर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग फॉर अस, एंड वी विल बी द टेक्नोलॉजिकल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और वी मस्ट अप्रिशिएट एंड वी मस्ट टेक इंडिया स्टैक 2.0 फॉरवर्ड। और हमें जितने भी फाइनल माइंड्स हैं इस देश के, जिसमें नंदन नीलेकनी साहब हैं और लोग हैं, सबको भारत को मेधा इंटेलिजेंस को प्रमोट करना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए और उनको पहुंचाना चाहिए। भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। थैंक यू वेरी मच।